ये सब लोग शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं चुनकर आए हैं। ये कौन सा चेहरा है उद्धव ठाकरे का? कोई चेहरा नहीं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। शिवसेना एक ही आदमी का चेहरा आज भी जानती है, वो है बाला साहब ठाकरे। विधानसभा तो खत्म ही है, जो 9 सांसद बचे हैं वो 7 या 6 सांसद जो हैं स्पीकर से जल्द मिलने वाले हैं। संजय राउत धमका रहे हैं। संजय राउत खबरें आ रही हैं कि उससे पहले स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच भी गए। लेकिन सवाल यह है कि संजय राउत स्पीकर से मिलेंगे तो कर क्या लेंगे? जिस पार्टी को कोई जानता नहीं था, एनसीपीआई पार्टी कौन है? एनसीपीआई एक दिन में एनसीपीआई वो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। ये लोग जो कहते हैं कि इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके लिए क्या जवाब है आपका? नहीं, उनके लिए जवाब तो सीधा सीधा है भाई। संविधान जो हाथ में लिए फिरते हैं, जिन्होंने कभी खोल करके उसको पढ़ा नहीं है, कम से कम उसको भाई थोड़ी मेहनत कर लो। एकनाथ शिंदे को सफलता क्यों मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उसको संभाल लिया। बेटा नहीं संभाल पाया बाप की विरासत। एक कोई तीसरा व्यक्ति पार्टी में आता है और वो पूरी पार्टी पर कब्जा कर लेता है उसी विचारधारा के चलते। वो जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है। जो बाला साहब अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के अगुआ हुआ करते थे, उनका बेटा और उनकी पार्टी राम मंदिर पर टिप्पणी कर रही है। हाँ, उनके बेटे के उसमें इस्लामिक नारे लग रहे हैं। अब जो बंगाल में हुआ या महाराष्ट्र में हो रहा है या कल को, अब तो ये राजभर साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटेगी। अरे भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अमित शाह बहुत बुरे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत बुरे हैं, बीजेपी बहुत बुरी है। मैं सब मान लिया आपके मुताबिक, लेकिन मुझे ये बताओ, आपके जो लोग हैं जो बंद कमरों में हैं, जो एकदम आपके करीब हैं, आपकी पकड़ इतनी कमजोर कैसे है कि आपको छोड़ के लोग जा रहे हैं? दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी राहुल चौधरी साहब। चौधरी जी, ये क्या महाराष्ट्र में फिर देखिए क्या है ना कि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतंत्र की हानि हो रही है, लोकतंत्र में सब खराब। मेरे भाई, ये जो ज्ञान, ये जो लंबी लंबी लाइन है, ये जो भारी भरकम शब्द जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्त, दर्शकों, इसी लोकतंत्र में, इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इसी चुनावी प्रक्रिया में, इसी संविधान में सारा सिस्टम बिठा रखा है। तो जो कुछ उसके मुताबिक हो रहा है राहुल भाई, संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है। टीएमसी का टूटना, जो लोग कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक नहीं है, उन तमाम कलाकारों से, उन तमाम झूठे फरेबियों से, नकाबियों से हम दोनों का प्रश्न है कि क्या वो पार्टी में लोकतंत्र बचा था? राहुल भाई, जो टीएमसी के सांसद हैं, जो विरोधी गुट हैं, अब उसमें से कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ क्या होता है जाके पूछो पार्टी के अंदर। ममता बनर्जी रोती क्यों है जाके पूछो। ममता बनर्जी के चोट कैसे लग जाता है जाके पूछिए। ममता बनर्जी के साथ पार्टी में क्या होता है। ममता बनर्जी को टीएमसी के अंदर किससे डर लगता है? लोकतंत्र ये है मेरे दोस्त। दर्शकों, एक चीज समझना, ये लोग केवल आपके हमारे दिमाग से खेलते हैं, इसीलिए खेलने मत दीजिए किसी को, अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, वहां के चुने गए सांसदों और विधायकों को यह लग रहा है कि इन नेताओं की फोटो पोस्टर हमारे साथ लगेगी तो अंडे लगेंगे। उस अंडे से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अलग रास्ता चुना है। अब ये रास्ता बीजेपी तक जाए, एनडीए तक जाए, ये कमजोरी किसकी है? ये ममता बनर्जी की कमजोरी है। देखिए राहुल भाई या मैं, आपका घर अगर तोड़ पा रहे हैं तो क्या हमारी वजह से आपका घर टूट रहा? ना, आप अपना घर नहीं संभाल सके। यही कहानी अब बंगाल छोड़िए, भूल जाइए। मजा तो बहुत आ रहा बंगाल में। कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था राहुल भाई, बोला कि बंगाल में डेमोक्रेसी है, अंडे को बंगाल में डीम बोलते हैं। तो बोला कि हर कोई अंडा ही मार रहा है। कुछ नेता तो ये बता रहे हैं कि अंडे की दुकान पे दुकानदार पूछ रहा, भाई साहब खाएंगे कि मारेंगे? मारने वाला अंडा ज्यादा महंगा बिक रहा है। मजा बहुत आ रहा है। अब चलिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखिए, हमने आपने तमाम चीजें जो पढ़ी हैं, जो लिखी हैं, सामान्य भाषा में क्या है, जो अपने पूर्वजों की बताई बात पर नहीं चलता, जो अपने माता पिता की बताई सिखाई गई सीखों पर नहीं चलता, जीवन में उसको चोट लगता है, जीवन में वो तबाह बर्बाद होता है। ये सामान्य व्यक्ति की समझ है, सामान्य भारतीय दर्शन यही है।
सामान्य माता पिता यही तो करते हैं बच्चों को कि हम जो सिखा रहे हैं बेटा अच्छे रास्ते पे चलना। ऐसा ही एक रास्ता बना के गए थे बाला साहब ठाकरे। उस रास्ते पर जब उद्धव ठाकरे नहीं चले और संजय राउत कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के चेहरे पे, कौन सा चेहरा है उद्धव ठाकरे का? कौन सा चेहरा है उद्धव ठाकरे का? कोई चेहरा नहीं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। शिवसेना एक ही आदमी का चेहरा आज भी जानती है, वो है बाला साहब ठाकरे। आपका वजूद जो भी राजनीतिक है थोड़ा बहुत, वो केवल आपके पिता की वजह से। आपने, माफ करिएगा, आपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया है। जो आपके पास था, अगर आप उसको उसी रूप में संभाल लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। राहुल भाई, जो 9 सांसद बचे हैं, विधानसभा तो खत्म ही है, जो 9 सांसद बचे हैं वो 7 या 6 सांसद जो हैं स्पीकर से जल्द मिलने वाले हैं। संजय राउत धमका रहे हैं। संजय राउत, खबरें आ रही है कि उससे पहले स्पीकर से मिलने के लिए पहुंच भी गए। लेकिन सवाल यह है कि संजय राउत स्पीकर से मिलेंगे तो कर क्या लेंगे? हाँ, जिन्होंने अपना मन बना लिया है, जिनको जाना है एक अलग गुट के साथ में, हमें नहीं पता वो क्या तैयारी कर रहे हैं। वो चाहे एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में जाकर के मिल जाएं, वो बीजेपी में आ जाएं, भाई संविधान में प्राविधान है। अरे वो भी अलग फ्रैक्शन कोई नई पार्टी में रजिस्टर्ड हो जाए, एनसीपीआई। बिल्कुल, देखिए जिस पार्टी को कोई जानता नहीं था, एनसीपीआई पार्टी कौन है? एनसीपीआई एक दिन में एनसीपीआई वो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी बन जाती है। ये लोग जो कहते हैं कि इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, उनके लिए क्या जवाब है आपका? नहीं, उनके लिए जवाब तो सीधा सीधा है भाई। संविधान जो हाथ में लिए फिरते हैं, जिन्होंने कभी खोल करके उसको पढ़ा नहीं है, पढ़ो, जाके कम से कम उसको भाई थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो। हाथ में रखने से कुछ नहीं होगा, उसमें पढ़ लो क्या प्रावधान है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये सारा रास्ता तो वहीं से निकल रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। 2/3 बहुमत चाहिए किसी पार्टी में आपको मर्जर करने के लिए, आप जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता, सदस्यता नहीं जाएगी। और ये सबसे बड़ी बात तो आपने ठीक कहा भाई, जो सांसद हैं वो सांसद चुन करके आए, जनता जनार्दन ने वोट दिया, जिन जनता ने उनको वोट दिया वो सांसद बन गए। और ये जो बड़ी बात है, जो लोग कहते हैं कि देखिए ये जनता जवाब देगी, संजय राउत आज भी इस बात को कह रहे थे कि जनता जनार्दन इस बात का जवाब देगी। तो भाई जब ये पार्टी टूटी, जनता ने जवाब दिया ना उनको, दे दिया। आज कहां है? कितनी हाशिए पर है दोनों भाई, वो चाहे राज ठाकरे, वो चाहे ये आपके उद्धव ठाकरे हों, दोनों साथ में आए थे वो चुनाव के लिए, इसमें जो म्युनिसिपल चुनाव के लिए, हाँ बीएमसी के लिए। लेकिन क्या हुआ, वहां की जनता ने बता दिया भैया आप इस लायक हो नहीं कि हम आपको वोट दें। यही होता है, यही वक्त की मार है। और एकनाथ शिंदे को सफलता क्यों मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उसको संभाल लिया। बेटा नहीं संभाल पाया बाप की विरासत। हाँ। एक कोई तीसरा व्यक्ति पार्टी में आता है और वो पूरी पार्टी पर कब्जा कर लेता है उसी विचारधारा के चलते। वो जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है। लोग कहते हैं कि आप सबसे लड़िए, आप सनातन से मत लड़िए। जिसने सनातन से लड़ने की कोशिश की है आज उसकी हालत देख लीजिए। जो बाला साहब अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के अगुआ हुआ करते थे, उनका बेटा और उनकी पार्टी राम मंदिर पर टिप्पणी कर रही है। हाँ, उनके बेटे के उसमें इस्लामिक नारे लग रहे हैं, और ये सब हो रहा है। फिर आप कह रहे हो कि जनता जवाब देगी। अरे आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, देखिए आपकी महत्वाकांक्षाएं थी, आप बीजेपी के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, आप दोनों की दोस्ती थी। लेकिन आपने क्या किया, आपको लगता था कि आप बड़ी पार्टी हैं, आपको लगता था कि आप बीजेपी को कमजोर कर देंगे। देखिए दर्शकों, बात वो नहीं है कि कौन सी पार्टी कमजोर होगी, कौन मजबूत होगी। लोकतंत्र है, जनता ही किसी को चुनती है, जनता ही किसी को गिरा देती है। लेकिन जनता, बड़ी बात है कि वो किस विचारधारा से उसको वोट दे रही है। या आज जो उद्धव ठाकरे के पास में समर्थन है जनता का, या फिर जो विधायक सांसद उनके पास में जितने भी हैं जो जाना चाह रहे हैं कहीं और, ऐसा क्या हो गया? क्यों जा रहे होंगे? क्यों जा रहे होंगे? बड़ी बात तो ये है। आप ये बताओ, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे बेटे को राहुल भाई अपने साइड खड़ी कर लें, तो ये राहुल भाई की मजबूती है या मेरी कमजोरी है? इसका दोष मैं राहुल भाई पर दे दूं कि राहुल भाई ने मेरे बच्चे को बहला फुसला लिया, नहीं, या मैं मेरी परवरिश को दूं? होता ऐसा ही, आप ये बताइए। देखिए प्रकाश जी, होता ऐसा ही है। हमने जो देखा भाई, हम तो गांव में रह करके बड़े हुए, हमने लोगों को इसी तरीके से लड़ते हुए झगड़ते हुए देखा है। अब किसी का पति, किसी का बेटा वो कुछ लोगों के साथ में है, अगर वो कहीं पी खा करके आ गया, घर वाले अपने बेटे को या अपने पति को नहीं बोलते हैं, वो जाकर के उनको बोलते हैं अरे तुमने हमारा लड़का बिगाड़ दिया, तुमने हमारा पति बिगाड़ दिया। ये तो हमने देखा है। और तो और आज जहां जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहां के आसपास का जो हम माहौल देखते हैं, यही होता है। सामने वाले को ब्लेम करना बड़ा आसान होता है,
लेकिन बड़ी बात यह है कि आपने अपने बेटे को या अपने परिवार वालों को आपने क्या सिखाया है। आप अगर मजबूती के साथ में उनके साथ में खड़े हैं तो आपको पता है कि भैया वो आज नहीं तो कल ये जो कुछ भी होगा, अगर किसी के सामने से आपको वार पलटवार करने की बारी आएगी आपका साथ देंगे। आप उस हालत में हो ही नहीं, आप उनसे बात करना ही नहीं चाहते, आपने उनको कुछ दिया ही नहीं। आप केवल जो देखिए ये जो परिवारवादी पार्टी है प्रकाश जी, इनके साथ में यही दिक्कत है। जब ये टूट मची थी शिवसेना पार्टी में, तो ये तो क्या होता है संविधान के अनुसार कि भाई या तो आप इस्तीफा दें, आप दोबारा चुनाव में उतरें और जाकर के आप चुनाव जीत करके आ जाएं। जो 2/3 बहुमत अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आप कोई नया गुट नहीं बना सकते, आप किसी पार्टी में मर्जर कर सकते हैं। ये 2 प्रावधान थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उससे कुछ अलग ही कर दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा ये पार्टी ही हमारी है। हाँ, ये पार्टी के मुखिया हम हैं। उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको देख करके फिर अजित पवार ने यही किया। चुनाव आयोग के पास में जब बात गई, उनको किसी को सिंबल देना था भाई, या तो वो उद्धव ठाकरे को देते, वो कह रहे थे कि भाई हमारी बनाई हुई पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, हम तो उसी पार्टी पर चल रहे हैं। हाँ, उनके बेटे हैं, हमारी पार्टी है। और शिवसेना के वो जो असली शिवसेना आज जिसका दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, उनका ये कहना था कि भाई हमारी पार्टी है, क्योंकि हमारे पास में चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, हमारे पास में समर्थन है 2/3। तो क्या हुआ, मामला जब कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या है, तो उसमें क्या था कि आप चाहे संगठन से लेकर के आपके विधायक, आपके सांसद, आपके पास में 2/3 बहुमत होना चाहिए। उनके पास में विधायकों का था, सांसदों का था, लेकिन जो संगठन है, पदाधिकारी हैं, उनका नहीं था। तो कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ये कैसे हो सकता है। उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि ये है परिवारवादी पार्टी। आप संगठन में जो पद बांट रहे हैं, आप अपनी इच्छा से बांट रहे हैं, आप परिवार के पास रखते हो। आपके जो करीबी हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, या फिर आपके परिवार के सदस्यों के करीबी हैं, आप उनको पद दे रहे हैं। लेकिन उनको जनता ने चुना है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो जनता द्वारा चुन करके आए हैं। या फिर जो राज्यसभा के सांसद हैं भाई, उनको विधायकों ने चुना है, जिनको जनता ने चुना था। कहने का मतलब यह है कि भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता कि जो कुछ भी खेला जो होता है, आज लोग कह रहे हैं कि खेला हो रहा है, ये खेला कोई एक दिन का खेला नहीं है, एक पूरी तैयारी है। और ये कहा जाता है देश के गृह मंत्री अमित शाह के बारे में, वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। अब भाई अमित शाह को दोष कोई क्यों देगा? ये 2 महीने पहले नहीं, तुम तुम्हारा घर बचाओ ना भाई, बात उसके लिए नहीं है। 2 महीने पहले जो बिल गिराया गया, महिला आरक्षण बिल, ये लोग विपक्ष वाले ही कह रहे थे। 2023 में जो नारी वंदन अधिनियम वो जो पास हो गया, कानून बन गया, यही कह रहे थे कि आप 2029 के चुनाव से पहले उसको लागू कर दो। लेकिन लागू कैसे करें? बगैर परिसीमन कैसे होगा भाई? नई लोकसभा बना दी, उसमें जो आपने वहां पे बैठने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी, उसके लिए आपको परिसीमन करना ही पड़ेगा। अब जब परिसीमन होगा तो परिसीमन होने के बाद में सीटें बढ़ेंगी, उसके बाद में महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। उसके लिए 29 का इंतजार क्यों करना था? अब ये बिल लेकर के आए, इन्होंने नहीं पास होने दिया, नहीं पास होने दिया। अमित शाह ने उस दिन भी कहा था 1 घंटे का समय दे दो, अभी जो बात मौखिक है लिखित में आ जाएगी, नहीं माने तो अब वो बात मौखिक नहीं है, अब वो लिखित ही आएगी और वो बिल पास होगा। और रोक सको तो रोक लो, ये तो कहानी है हैसियत तो रोक लो। देखिए मैं सिंपल कह रहा हूं, आपका घर आपसे नहीं संभल रहा है। संजय रावत का कहना है शिवसेना पार्टी के मशाल चिन्ह के ऊपर चुनकर आए हैं। हाँ, उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये पार्टी है। मोदी जी के चेहरे पर नहीं या शिंदे जी के चेहरे पर नहीं सुनकर आए हैं। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे जी और बाला साहब ठाकरे जी के चेहरे पर लोगों ने उनको वोट दिया है। अगर कोई बेईमानी करता है तो याद रखिए 15-15 करोड़ कल रात को दिया, पैसा पहुंच गया, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन है। और बाद में चार्टर फ्लैट में बैठे, पहले पैसा हाथ में दे दो, वो पैसा लिया है लोगों ने, और बाद में चार्टर फ्लाइट दिया, नांदेड़ से, पुणे से, 3 जगह से चार्टर फ्लाइट छोड़े। उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर जीता है? मुझे नहीं लगता है कि वो उस तरफ विपक्ष में बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनके पोस्टर पर किसी पार्टी का उम्मीदवार जीत सकता है। उधर जो जीत हो रही है वो कैलकुलेशन के बदौलत हो रही है कि 10 पार्टी है, एक उम्मीदवार खड़ा होगा, एक कोई जीत जाएगा। उसमें आप कह दें उद्धव के नाम पर जीते हैं तो ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और जो ममता बनर्जी के नाम पर बंगाल में जीते, वो सब ममता बनर्जी को ही साइड क्यों कर रहे हैं? बंगाल में लोग गुस्सा देख रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में और खासकर अभी जो 5 राज्यों के नतीजे आए, जिसमें असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी का नतीजा,
महाराष्ट्र के लोगों को मिजाज समझ में आ रहा है कि देश का क्या है। और जो नारी वंदन अधिनियम और परिसीमन जो सरकार साथ में लाई, जो विपक्ष नहीं समझ सका, वो एक राजनीतिक जाल था। आप उस जाल में फंसे। अब फिर आ रही है सरकार लेकर के, वो अगले 6 महीने के अंदर। और अभी मॉनसून सत्र इतना जोरदार होने वाला है। उद्धव ठाकरे के पास 9 लोग हैं सांसद के तौर पर। अरविंद सावंत बचेंगे, एक और कोई नेताजी है वो बचेंगे, बाकी 6-7 सब के सब चले जाएंगे एकनाथ शिंदे गुट में। इसमें बीजेपी क्या कर लेगी, इसमें अमित शाह क्या कर लेंगे। और कह रहे हैं कि जी पैसा दे दिया, 15 करोड़ रुपया दे दिया, जेट से सब दिल्ली उड़ गए। अरे मैं ये कह रहा हूं, आपके नेताओं का जमीर जो है बड़ा बिकाऊ है, बड़े बिकाऊ लोग हैं। आपकी विचारधारा में, आपकी परवरिश में, आपकी पार्टी में दम ही नहीं है। तो ऐसे बिकाऊ लोगों को फिर रख के भी क्या करोगे जो पैसे पे बिक रहे हैं। नहीं, जब बीजेपी वाले कांग्रेस में या फिर किसी दूसरी पार्टी में आते हैं तब तो ये बड़े खुश होते हैं, कहते हैं अरे देखिए उनका जो जमीर है वो जाग गया है, ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, सही जगह पर आ गए हैं। देखिए ये राजनीति का ये प्रवृत्ति, ये देखो भाई, ये हम लोग किसी पार्टी का ना ढोल नहीं बजाते। बात ये है ना दोस्त, जो है सो है, जो हो रहा है सामने से दिख रहा है उसको आप कैसे नकार दें? क्या बोल दें भाई, आप क्या कहेंगे? तुम्हारी पार्टी से लोग छोड़ के जा रहे हैं। यही कुछ जो बुद्धिजीवी हमारे जैसे, दर्शकों देख, हम राष्ट्रवादी आदमी, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे जैसे जो और लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, सुबह शाम लोकतंत्र को मार दे रहे हैं। आप वो लोकतंत्र को मारेंगे, वो वही लोग हैं जो दिन रात सरकार गिरवा रहे होते हैं बीजेपी। सुबह शाम, कल गिर जाएगी, आज 2024 में जब से ये जो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, हालांकि गठबंधन की सरकार पहले भी थी लेकिन बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत था, अब की बार बीजेपी 240 पर सिमट गई। ऐसा कौन सा संसद का सत्र होगा जिसमें इन्होंने सरकार ना गिरवाई हो? ऐसा कौन सा बिल होगा जो सरकार लेकर के आ रही थी, इन्होंने सरकार ना गिरवाई हो? ये अपनी बातों में जो बड़े बड़े थंबनेल्स, कई तो अपने चैनल बंद करवा के बैठ गए हैं। ऐसे लोग हैं, अपने चैनल बंद करवा करके बैठ गए हैं दर्शकों को बार बार समझाने के बावजूद, जो कोई समझने को तैयार नहीं। मोदी का विरोध करते करते, योगी का विरोध करते करते जो देश का विरोध करने लगे हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? इस्लामाबाद में बैठे हैं, ऐसा लगेगा कि इस्लामाबाद में बैठ के चैनल चला रहे हैं। इनको शर्म आती नहीं है, शर्म इनको फिर भी नहीं आती है। ये 2029 2040 तक यही सब करते रहेंगे, ये चूरन चटाते रहेंगे। इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि मामला बदल चुका है। देश इनको सुनता है ना, जो भी लोग सुनते हैं वो मनोरंजन के लिए सुनते हैं। हम लोग भी जानते हैं, टाइम पास करना होता है तो कुछ ऐसा लगा लेते हैं, बढ़िया कॉमेडी शो टाइप का लगता है, जो चीज है नहीं, जिसका यथार्थ से कोई वास्ता नहीं है, जिसका राजनीतिक कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कैलकुलेशन बैठता नहीं है, वहां उस तरह के सपने वो लोग सुबह शाम बेचते हैं जो राजनीतिक हकीकत से दूर है। अब जो बंगाल में हुआ या महाराष्ट्र में हो रहा है, या कल को, अब तो ये राजभर साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी टूटेगी। अरे भाई, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अमित शाह बहुत बुरे हैं, नरेंद्र मोदी बहुत बुरे हैं, बीजेपी बहुत बुरी है, मैं सब मान लिया आपके मुताबिक, लेकिन मुझे ये बताओ, आपके जो लोग हैं जो बंद कमरों में हैं, जो एकदम आपके करीब हैं, आपकी पकड़ इतनी कमजोर कैसे है कि आपको छोड़ के लोग जा रहे हैं? आप कितने भारी नेता हैं, लीडर को छोड़ के कोई जाता है? और अगर आप लीडर हैं, अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी वाकई में विचारों पर चल रही है और जिसका मकसद है जनसेवा, तो ये जनसेवा का मकसद छोड़ करके लोग पैसा लेकर के दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? दूसरी तरफ ऐसा क्या काम हो रहा है जो लोग उधर जा रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं अब हम लोग इधर रहेंगे एनडीए के साथ, सरकार के साथ, विकास के लिए कार्य करेंगे, सरकार का समर्थन करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर के काम करेंगे। तो थोड़ा सोचो, ऐसा क्या हो गया कि मतलब ये जमीर एकदम से क्यों जाग जा रहा है? कुछ तो होगा भाई, सोचो भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? मंथन करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आपको अपने लोगों केवल ये कह दें कि अमित शाह साहब तोड़ ले रहे हैं। अरे भाई, तोड़ ले रहे हैं, तुम इतने कमजोर क्यों हो ये तो पता करो। तुम्हारी पार्टी में इतनी कमजोरी कैसे है कि अमित शाह जी एक बार इशारा करते वो इधर आ जाते? इतने कमजोर लोगों की भर्ती कर रहे हो तुम लोग, फिर कहते हो कि अमित शाह तोड़ना। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ठीक करिए। अगर विचारधारा की पार्टी है तो थोड़ा विचारधारा लोगों को भी समझाइए, क्योंकि वैचारिक रूप से इस देश में कितनी विचारधारा वाली पार्टी चल रही है हमको दिखाई नहीं देती। जो पार्टी पर नजर डालिए वो पार्टी परिवार की पार्टी है, और ये बात जनता तक चला जाता है। और देर सबेर जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो भी देखते हैं कि अध्यक्ष हैं तो नेताजी हैं, फलाने जी हैं, सचिव हैं तो उनकी पत्नी जी हैं, कोई और पद है तो उनके भाई जी लिए हुए हैं, बाबू जी लिए हुए हैं।
पूरा जमाना चला जाएगा, भविष्य में कभी कुछ नहीं होना, सांसद हो सकते हैं, कल को मंत्री हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह तो भूल जाइए। तो लोग क्या करेंगे वैसी पार्टी में? यहां तो बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी वाले थे सीएम बना देती है। अरे दम है, मंत्री बना दिया। जिनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया उनको मंत्री बना दिया। केंद्र में मंत्री है भाई, कोई केंद्र में, कोई राज्य की सरकार में है। यहाँ कांग्रेस मध्य प्रदेश का वो नहीं देने को तैयार थी कमलनाथ के, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री बने बैठे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को कुत्ते वाली बिस्किट ऑफर की जा रही थी। हेमंत बिश्व शर्मा पिछले कई साल से कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट में अकेले हरा रहे हैं। विजन किसके पास नहीं है? कौन राजनीतिक रूप से दूरदर्शी नहीं है? केवल यह कह देने से लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र की कोई मर्यादा नहीं है, अरे अब तो चुनाव का कोई मतलब नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। अपना घर संभालिए, नहीं संभल रहा है तो फिर पब्लिक डोमेन में एक्सेप्ट करिए, ये सब ड्रामेबाजी बंद करिए। और जहां तक उद्धव ठाकरे के राजनीतिक वो कहते हैं कि कद का सवाल है, माफ करिएगा, उद्धव ठाकरे के चेहरे पे कौन चुनाव जीत के आया मुझे नहीं पता। और उद्धव ठाकरे इतने बड़े लीडर, इतने बड़े नेता, इतने बड़े चेहरे होते तो उनकी राजनीति का, उनके राजनीतिक पार्टी का ये हाल नहीं होता। अगर इतने दूरदर्शी होते तो बाबूजी की संपत्ति और बाबूजी की विरासत गवा के नहीं बैठे होते। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।